प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। साथ ही आज वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बिजली पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में उनकी हुकूमत ने 10,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में डाले हैं और ये भी कि सिर्फ 2018 में 35% इजाफी बिजली पैदा हुई है। उसके बाद बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में जम किए जाने के लिए जो कानून साजी की गई है उसमें FCR के बदले कोई कानून नहीं दिया गया, जिससे वैक्यूम पैदा हुआ है। उनका ये भी कहना था कि हाल ही में पास किए गए बिल में फाटा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को भी फाटा का हिस्सा बना दिया गया है। और आखिर में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी बाबर याकूब की, जिन्होंने कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि उनके ख्याल में बैनुल अक़वामी कुव्वतें साजिश के तहत इस साल के जनरल इलेक्शंस को सैबोटाज करने की कोशिश कर सकती हैं। आज सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी और सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहरी रहमान को खत लिखा, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसे बयान आने को बहुत संजीदा बात कहा और वजाहत तलब की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, आपने काफ़ी संजीदा और कॉम्प्रिहेंसिव सा एजेंडा रख दिया है, लेकिन अहम तरीन ख़बरों में से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप एक वो कर लेती आपका ट्वीट चेक। कौन सा नुसरत? क्योंकि होता ये है, एक्सक्यूज मी, कि आमतौर पर ये जो वेरीफाइड अकाउंट होता है हाँ। तो उस पे नीला सा कोई निशान बिल्कुल होता है। यस यस। यानी ट्वीट का अगर हाँ वो इसका मतलब है कि ये वही है जिसका नाम लिखा है। यानी कि अगर ये नुसरत जावेद का किसी को जरा सा भी शुबा हो तो अगर वो है लगा हुआ एक यूं करके टिक, खैर तो नईमुल हक साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, उनका इस तरह का नहीं है। अच्छा, टिक उनका नहीं वेरीफाइड नहीं है तो हमें नहीं पता, तो आई एम नॉट श्योर। लेकिन आम तौर पर जितने भी दीगर मीडिया हाउसेस हैं वो इसी ट्विटर अकाउंट पर नईम साहब की बातें फॉरवर्ड करते रहे हैं। उन्होंने आपको याद नहीं इस पे कुछ ट्वीट कर दिया था तो बाद में फिर उन्होंने कहा तो हैक हो गया था मेरा अकाउंट, तो हुआ था ना। वही बात ज़हन में रखते हुए मैं जरा कंफ्यूज हूँ कि क्या ये वाकई नईम साहब का है या नहीं है। लेकिन अगर है तो उसमें है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि आज के बाद से एनी वन थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग PTI, कि अगर कोई शख्स तहरीक इंसाफ में आना चाहता है तो उसको एक कमेटी की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अच्छा। जो खुसूसी तौर पर इस मकसद के लिए इमरान खान साहब ने कायम की है। उसमें कौन कौन है फिर? उसके अरकान भी इसमें बताए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, आरिफ अलवी, यार मोहम्मद रिंद और आतिफ खान। इसकी वो तशरीह है कि कोई दोबारा PTI में आने की अब कोशिश न करे। आई थिंक कि मुझे कुछ आज गड़बड़ हो रही है। एनीवे नहीं, लेकिन अब इसके बाद कौन आएगा नुसरत साहब? इस कमेटी ने तो कोई एक फैसला दे ही नहीं सकेंगे, तो सब लड़ रहे होंगे आपस में, जहांगीर तरीन और मैं। देखो, एक हवाले से मुझे ये शुबा हुआ एकदम से कि शायद ये वही जाली किस्म का काम है। क्यों? लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा तो ये मुझे मुमकिन भी लगा। मुमकिन मुझे इस वजह से लगा कि जाहिर है अब तो तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है ना, किने किने जाना बिल्लो। अब तो ओवरफ्लो, तो एक रश है, तो गालिबन इस रश को रिफ्लेक्ट करने के लिए और दूसरा एक फील गुड भी जनरेट हुआ कि भाई साहब बहुत लोग आ रहे हैं। अब ऐसे नहीं आप मुंह उठाए और गले में वो दुपट्टा डलवा दें, बिल्कुल, बल्कि अब आपको इस कमेटी के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इसलिए सेंस नहीं बनाती, मिसाल के तौर पर जैसे चौधरी निसार अली खान साहब है, उनको तो खान साहब खुद जो है कह चुके हैं, वो एचिसन सिंह के दोस्त हैं, बड़ी हैं, जबकि निसार साहब जो है वो वहाँ पे क्रिकेट के यानी कैप्टन थे। सही, तो बिल्कुल, वो इनके जूनियर के तौर पर, बल्कि खान साहब और फिर खान साहब ने पब्लिकली कहा। अब फर्ज करें
کہ نثار خان صاحب بالآخر کہیں کہ اچھا جی میں جا رہا ہوں. اصولی آدمی پیش ہو جائیں گے کمیٹی کے سامنے, انہیں کیا مطلب ہی سچ اے پرنسپل مین کہ وہ کیسے کمیٹیوں کے آگے ہی پیش ہونا ہوتا, وہ تو ڈائریکٹ ہونے پہ بلیو کرتے ہیں, تو وہ انہیں اس جماعت میں لیکن وہ رولز کو نہیں توڑیں گے نا اگر اب یہ رول بن گیا. اب پتہ نہیں بی بی, اگر یہ میری خواہش تھی کہ آپ کم از کم اس کو بھی ڈبل چیک کر کے تو آپ اس میں نے سچی بات ہے نصرت صاحب, میں جھوٹ نہیں بولوں گی آپ سے, میں نے دیکھا ہی نہیں تھا, اگر میں نے دیکھا ہوتا تو میں شاید. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک بیان کو جس کے بارے میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب اب غالباً بیک ٹریک کر رہے ہیں. وہ میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ نصرت صاحب پریس ریلیز ڈھونڈی, ہر جگہ دیکھا, نہ کوئی خبر ملی نہ مجھے کچھ ملا, تو اس لیے آئی وانٹ ٹو نو, کیونکہ دس واز سچ اے آڈ تھنگ دیٹ ہی سیڈ. اور پھر انہوں نے اس میں کہا کہ جی ایک تو بین الاقوامی قوتیں جو ہیں الیکشن سیبوٹاج کریں گی, اور یہ کہ میں بتا نہیں سکتا مزید آپ کو, ان کیمرہ بلا لیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو رضا ربانی صاحب کی بات مجھے بالکل ٹھیک لگی کہ بھائی بلا لیں, پھر وہ پلیز بتا دیں ہمیں کہ آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو کہ کس طرح ہمارا الیکشن انفلوئنس باہر سے کیا جا سکتا ہے. وہ تو دیکھو یہ تو ایک یعنی ایکس فیکٹر ہے نا, کہ ان صاحب کے پاس کوئی اندر کی اطلاع ہوگی, کوئی خفیہ اطلاع ہوگی, ہو سکتا ہے کسی حساس ادارے نے بتایا ہو, بھئی یہی ہوگا کہ افغانستان انڈیا وغیرہ کے جو تو کیسے کریں گے, امریکہ میں تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا تھا, پاکستان میں کیسے بتایا ہوگا نا ان کو, اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو اب جیسے رضا کہہ رہے ہیں تو وہ بلا لیں انہیں کمیٹی میں, وہ بتا دیں ان کو سینٹ کو کہ بھئی ہمیں یہ ہے. بلکہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب ہیں وہ حلف لینے کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک تمام سیاسی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب کا جو آفس ہے ہاؤس, وہاں بلایا جائے, وہاں پہ آڈیٹوریم ہے, اور وہاں پر ہمارے تمام انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی بلائے جا سکتے ہیں, اور ان سب کے ساتھ ایک ان کیمرہ بریفنگ ہو سکتی ہے کہ جی ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں, تو آپ ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے یقیناً الیکشن کمیشن کے پاس بھی اور ہمارے لا انفورسنگ اداروں کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر اے بی سی کام ایوائڈ کیے جائیں تو شاید دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے گا. اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب کے ہاتھ معلوم چل گیا, بالکل. لیکن یہ تو ایکس فیکٹر ہے. اس سے زیادہ جو نظر آ رہا ہے, آج تاریخ کیا ہے, 29 مئی. آج لاہور ہائی کورٹ نے 4 اضلاع کی, بالکل 4 انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے یہ جو حلقہ بندی کی ہے یہ اس کو دوبارہ کیجئے. 108 درخواستیں وہاں پہ زیر سماعت ہیں. آگے اور بھی ہو سکتی ہیں. ڈائریکٹ انتخابات ہونے ہیں 272 سیٹوں پہ. اب 272 میں سے 4 کا تو فیصلہ آ گیا, 5 کے رہ گئے, 4 اور 5 9, 108 درخواستیں اور ہیں, 9 اور 8 7 1 117. 117 سیٹوں کی اگر حلقہ بندی کا معاملہ جو ہے وہی کورٹ میں پڑا ہوا ہے تو 1 جون سے تو وہ یعنی پروسیس شروع ہو جانا ہے کہ آپ جی اس تاریخ کو آپ نومینیشن پیپرز دیں, اور یہ وہ اگر حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو پھر وہ سب آپ کیسے 25 جولائی کو الیکشن کر پائیں گے. تھوڑا سا فوکس 2 باتوں پہ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو نیشنل سیکورٹی کا جو آج اجلاس ہوا ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں میں یار وہ ایسے ہی ایک اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ جیسے اسد ترانی صاحب کے مسئلے پہ. بالکل. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس فورم میں اس کے ڈسکس ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. گنجائش اس لیے نہیں تھی کہ درانی صاحب کو ان کی اپنی مدر آرگنائزیشن نے بلا کے اور اب باقاعدہ انہوں نے اس کے بارے میں کورٹ آف انکوائری کا پروسیس بھی شروع کر دیا. تو وہ تو اب وہی جانے والا. اب ان کے ساتھ جو ہوگا اس معاملے میں اس وقت جو ہے وائی وڈ اور خاص طور پر یہ حکومت کیوں انٹرڈین کرے کہ جن کا وہ پرسوں ختم ہو رہی ہے, انہیں کیا لینا دینا. اور ویسے بھی جب ان کی مدر آرگنائزیشن وہ جب اپنا اور ان کا ایک پروسیس میں آ گئے ہیں, مدر آگے نہ سمجھ کورٹ آف انکوائری تک کیا اس میں ہونا ہے. لیکن چلیں نہیں بریک بھی لینی ہے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے آج, اس میں سے کیا نکلا یا کیا اہمیت تھی اس کی بات کریں گے بریک کے بعد.
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा भाई, अभी मैं जब ब्रेक पे था तो मेरे एक बहुत ही करम फरमा दोस्त हैं जो आम तौर पर सिक्योरिटी के मामलात पर बहुत नज़र रखते रहे हैं, ठीक, और रिटायर हो चुके हैं, मसलन ये कि, लेकिन उनको असद दुरानी न समझा जाए। ठीक है, ठीक है, सही। उन्होंने कहा यार तुम ये इलेक्शन कमीशन साहब के सेक्रेटरी की बात को जो है वो ठीक है, उन्होंने कहा होगा, उनकी कोई और इत्तला होगी, लेकिन आप जैसे जर्नलिस्ट से मैं तवक्को नहीं रखता कि आप इसको लाइटली ले रहे होंगे कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस को सैबोटाज नहीं करना चाहेंगी। ठीक है। तो मैं उनको यही समझा रहा था, मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट था, तो मैं जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन बाहर से कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। मेरा सवाल इस तरह के जो लोग होते हैं वो खुल के बात नहीं करते। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बताइए कि आप अपने ईस्टर्न सेक्टर देखें, मतलब LOC, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि इंडिया ने मुसलसल हॉट रखा है। मजा आज भी कहते हैं, वो कह रहे थे कि DGMO साहब, हाँ जी, बात हॉटलाइन पे हुई है दोनों के दरमियान। उन्होंने कहा कि यार आप इस तरह की कुछ सूरत हाल इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता अगर इंडिया इसको बढ़ा देता है इन वाकयात को, तो जाहिर है कि आपको जो हम इलेक्शन के लिए हमें जो फौज डिप्लॉय करना पड़ती है, सही है, तो वो पुल आउट करना तो मुश्किल होगा फिर। तो अगर ईस्टर्न बॉर्डर को इंडिया विद अ डिलिबरेट पॉलिसी, सही, वो तो एक चीज उन्होंने पॉइंट आउट किया, देखो भी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, या यू आर राइट, नहीं दिस इज, आप हमारा बॉर्डर तो देखो इंडिया के साथ, सही, क्योंकि अब वो अक्सर जो करते हैं वो LOC तो चलो वो एक वर्किंग बाउंड्री पे हालांकि वेरी अनप्लेजेंट थिंग है, लेकिन अगर इस तरह वर्किंग बाउंड्री पे भी वो 2-3 जगह पे इस तरह ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन एट इट्स हाइट, यू आर राइट, उसका इम्पैक्ट भी कुछ और होगा ना, इम्पैक्ट ही दूसरा होगा। उन्होंने कहा कि आप इस तरह की बातें, यार आप खुद, ये तो चाहिए था कि आप भी इस तरह, वो एक्चुअली मुझे डांट रहे थे कि आपको भी इमेजिन करना चाहिए था कि क्या हो सकता है, ये कभी क्या इम्कानात हैं। दूसरी जो थोड़ी सी परेशान कुन बात थी जिसके बारे में तुम बहुत बेताब थी, मैं ये कौमी सलामती वाली बात आगे ले जाता हूँ। तुम रेफर कर रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही आपने कहा कि मारवी सरमद साहबा ने आर्टिकल डेली टाइम्स में उन्होंने लिखा था जिसमें वो कह रहे हैं कि इंजमाम की कहानी अपनी जगह, लेकिन वो जो हम ढोल बचा रहे थे कि सब अच्छा हो गया को वहाँ पे इंसानी हुकूक बहाल हो गए, FCR वगैरह, काला कानून, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने फिर मारवी बीबी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बीबी ये खातून बहुत परेशान है, तो वो इस वक्त है, मैं मारवी को इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी स्पेशलाइजेशन है, नहीं इनका लिखना और बात है, ये खुद बहुत अरसे से जो है कानून साजी का जो है ना, यानी कि सारा प्रोसेस, इसको बहुत गौर से एकेडमिकली स्टडी करती है, बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने जो इंटरन कानून है उस पे लिखा है ना। हेलो, आप मुझे सुन सकती हैं मारवी? जी मैं बिल्कुल सुन सकती हूँ आपको। जी बीबी, आज आपने तो हमें ये आर्टिकल लिखकर परेशान कर दिया, और ख़ास तौर पर ये खातून तो बहुत ही उदास हो गई हैं, तो ये क्या इसमें, ये नहीं आपके मेजर पॉइंट्स क्या हैं? जी इसमें नुसरत साहब बात यह है कि आर्टिकल 247 आपके इल्म में होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास हुई है 2/3 अक्सरियत से, उसके तहत रिपील हो गया है, लेकिन ये उस वक्त तक रिपील नहीं होगा, इन इफेक्ट नहीं आएगा जब तक प्रेसिडेंट साहब इस पे साइन नहीं करेंगे। और हमारे लिए बहुत हैरत की बात ये थी और मायूसी की बात हम प्रोसेस के तहत चलते हैं ना, देखिए सूबाई असेंबली से जो है गालिबन परसों हुआ है ना, जी हाँ, जी हाँ, तो और आज अगर चला जाएगा तो प्रेसिडेंट कल या परसों साइन कर देंगे, इस नहीं होना तो कल था, लेकिन होना ये चाहिए था कि प्रेसिडेंट साहब इंतजार कर लेते, क्योंकि उनके इल्म में तो होगा कि ये 3 इलेक्टेड हाउसेज ने 2/3 अक्सरियत से पास कर दिया है, और अब उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले ही ये रेगुलेशन पे कल उन्होंने साइन किए हैं। ये पिछले 2 हफ्ते से ये रेगुलेशन का ड्राफ्ट घूमता फिर रहा था और हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन कल जब साइन हो गए तो फिर हमें इसको देखना पड़ा। और इसमें ये दरअसल आपको याद होगा FCR जो है, जो एक जिसको हम ड्रैकोनियन लॉ कहते थे, उसको रिपील होना था 247 की रिपील के बाद, तो सदर साहब ने इसको इस रेगुलेशन के तहत FCR को रिपील किया, लेकिन
साथ ही साथ FCR और एक रिवाज एक्ट जो सरताज अजीज साहब की कमेटी ने प्रपोज किया था, जिसको बाद में फिर वापस ले लिया गया था क्योंकि उस पर सिविल सोसाइटी ने और अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया था। अब इन दोनों का मलगूबा बना के ये एक इंटरिम गवर्नेंस की रेगुलेशन जो है इसको साइन किया है प्रेसिडेंट साहब ने, जिसपे बहुत अपसेट है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स भी और अपोजिशन की पॉलिटिकल मुझे पार्टी। आप सिर्फ देखो, मुझे चूंकि बहुत अरसा हो गया है इत्तेफाक से मैं ज़रा कौमी असम्बली में इतनी तवातुर के साथ नहीं जा पा रहा हूँ 2-3 महीने से। मुझे आप सिर्फ एक बात बताओ, जी सर। कल अगर सदर साहब, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो जो आईनी तरमीम हुई है कौमी असम्बली से हो गई, सेनेट से हो गई और सूबाई असम्बली से हो गई, उस पर जब वो दस्तखत फरमा देंगे खत्म नहीं हो जाएगा तो ये कानून फिर भी रेलेवेंट रहेगा जिसका आप तस्करा कर रही हैं? जी, ये कानून रेलेवेंट रहेगा, मगर उसकी तौसीक गालिबन उसमें ये होगा क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो जाएगा अगर सदर साहब साइन कर देंगे, तो फिर यही रेगुलेशन गवर्नर साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में ला सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और ऑर्डिनेंस जो है वो तैयार करके बैठे हुए हैं परवेज खटक साहब, जो उन्होंने गवर्नर साहब को दे दिया है, जिसके तहत पाटा के जो एरियाज हैं उनके अंदर भी जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा। खास तौर पे जो सिविलियन एड, मिलिट्री इन सिविलियन एड, वो जो 2011 वाला है, जिसके तहत जो इंटर्नमेंट सेंटर्स बने हुए हैं वो कायम रहेंगे। और दूसरा ये निज़ाम अदल, जिसके बारे में चीफ परवेज खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के परसों के इजलास में उन्होंने ये फरमाया था कि मैं कभी इसको बदलने नहीं दूंगा, तो वो उसमें वो अदालतें, वो काजी जो है वो कायम रहेंगे। जो नुसरत साहब, आपको याद होगा 2009 में मुस्लिम खान और सूफी मोहम्मद की ने जो ब्लैकमेलिंग की थी, जी बिल्कुल, तो वो अब वो भी कायम रहेगा। ये भी होगा, जो है इंटर्नमेंट सेंटर्स भी कायम रहेंगे पाटा में, जो मालाकंड और दीर और सवाद का एरिया है। और साथ ही साथ तीसरी चीज ये है कि टैक्सेशन जो है उन्होंने कहा था कि मैं लागू नहीं होने दूंगा पाटा एरियाज में, तो वो टैक्सेशन, तो इन्होंने ये ऑर्डिनेंस भी तैयार किया हुआ है, जो कि जैसे ही सदर साहब ये साइन करते हैं 31वीं अमेंडमेंट पे, जो कि साइन के बाद 25वीं अमेंडमेंट बन जाएगी, उसके साथ ही गवर्नर साहब जो है ये एक्सपेक्टेड है कि कल ये ऑर्डिनेंस दोनों जो है वो साइन कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी खबर दे सकती हूँ नुसरत साहब कि ये अगर गवर्नर साहब इसको साइन करेंगे या नहीं भी करेंगे, तो पीपल्स पार्टी और चंद और जमातें, शायद ANPP उसमें एक पार्टी बन जाए, ये इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाएगा नुसरत साहब अगले एटलीस्ट 3 महीने तक, जब तक इलेक्शन हो के नई असम्बलियां हल्फ नहीं उठा लेती, क्योंकि उस 3 महीनों में ना तो वहाँ पे कोई निज़ाम अदल होगा, पाटा के एरियाज में कोई एक्सेस टू जस्टिस नहीं होगी, झगड़ों को सिविल। आपको इत्तेफाक हुआ, मैंने मिस किया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसको आपको सुन पाई हो? जी, मैंने मिस कर दिया है, लेकिन उसके बारे में मैंने ट्विटर पे और इधर उधर पढ़ा है। अच्छा, आपके ख्याल में आपने अपने मजमून में जिन खदशात का इजहार किया है और जो बात आप अभी कर रही हो, क्या मौलाना की पोजीशन उसके आसपास है, करीब है? मौलाना की आज की पोजीशन उसके आसपास इस तरह से हो सकती है कि क्योंकि ये जो है इंटरिम अरेंजमेंट है, इस पे हुकूमत ने, और ये मौलाना साहब को आज नहीं करना, मॉरल बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि मौलाना साहब की वजह से ही गवर्नमेंट ये इंटरिम नहीं बना सकी थी। और अगर ये उस वक्त करने देते, ब्लैकमेलिंग नहीं करते गवर्नमेंट को, मौलाना साहब और अजगज़ई साहब, तो ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता और पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से एक इंटरिम अरेंजमेंट बनती। अब उसका वक्त नहीं है, क्योंकि कल तो पार्लियामेंट आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, परसों आपकी असेंबली खत्म हो जाएगी। अगर मुझे आपकी बात समझ में आई, आप ये कह रही हैं कि इन लोगों के डिले करने की वजह से ये जो इंटरिम कानून है ये ठीक तरह से वेट नहीं हो पाया और इस वजह से हमारे रेडार से निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। तो अब ऐसा ही हुआ। तो अब इसका हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, उसका क्या प्रोसीजर होगा? मतलब इसका यही हो सकता है कि गवर्नर साहब जो है, जब ये कल सदर साहब साइन कर दें, तो उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी प्रेशर डाले, ऑपोजिशन जमातें प्रेशर डालें, और गवर्नर साहब जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो कुछ ऐसी एक इंटरिम अरेंजमेंट बन जाए जिसको ऑर्डिनेंस के तहत वो लेकर आए, और उसकी फिर 3 महीने के बाद जब असेंबली आए तो तौसीक कर दे। एक सवाल और, जब ये नेशनल असेंबली से सारी चीजें पास हो रही थी, तो तब ये बात वैसे जो मतलब जब जो प्रोसेस चला था उसमें डिस्कशन में नहीं आया? सारी सियासी जमातों ने एंटिसिपेट नहीं किया कि ये अब आगे ये होने वाला है?
देखिए जी, ये जो इसकी जो डिस्कशन है ना वो असेंबली में उस तरह से की नहीं गई। आपके सामने जिस तरीके से पास हुई है ये अमेंडमेंट, मुझे तो एक स्टूडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तौर पर बड़ी शर्म आ रही थी कि हमें इस तरीके से पास करनी पड़ रही है कि आप रीडिंग कर रहे हैं और फटाफट जो है वो वोटिंग हो रही है। और वो रजा रब्बानी साहब की आपने तकरीर सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जी ये बाहर से जो है एक फैसला थोपा गया तो सियासतदानों ने इस पे किया, ये खुद ही सियासतदानों को करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बदकिस्मती। अच्छा मारवी, आप मुझे बिल्कुल मुख्तसर, चूंकि देखो ना आम आदमी को समझाने के लिए, फर्ज करो 2 जून है, मैं लेट्स से दर्रा आदम खेल में रहता हूँ, आप खैबर एजेंसी में रहती हो, क्या मुझे और आपको दर्रा आदम खेल और खैबर में 2 जून को वो हुकूक और वो अरेंजमेंट मुयस्सर नहीं होंगे जिसका हम ढोल बजा रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं होंगे सर, के बाद बिल्कुल नहीं होंगे सर। अगर तो ये रेगुलेशन जो है इसको चैलेंज नहीं किया जाता, ये रहती है, तब तो बिल्कुल स्टेटस को होगा, यानी कि जो हालात चैलेंज भी हो गया, रेगुलेशन चैलेंज हो गया तो फिर तो उसके बाद भी तो कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है ना? कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई नहीं है सर, इस टाइम पे कोई नहीं है। और उसके बाद ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे, एनार्की हो सकती है, क्योंकि उस वक्त तो कोई मौजूद ही नहीं होगा ना, डीसीवीसी कुछ भी नहीं होगा, तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट अलार्मिंग और परेशान कुन बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी मारवी, आपने हमें वक्त निकाल के आप यू वर स्टक। लो भाई, ये तो आप मतलब ऊपर से अच्छा काम कर गए नुसरत साहब, ऊपर से सही, और जो आप डिटेल इस बात थी को पूरी तरह समझ गई हो। यस, अब आम आदमी के लिए ये चले ब्रेक के बाद चले जी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाटा के हवाले से जो कानून साजी हुई है उसमें किस किस्म के मसाइल हैं वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब आप बताइए, आप ये बात समझी है कि हाथ क्या हुआ? मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि जो इंटरम कानून बनाया गया है इस वक्त एफसीआर को रिप्लेस करने के लिए, सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो मारवी साहिबा का ये था कि वो उसी जैसा है जैसे कि एफसीआर था। अच्छा, अगर इस वजह से कि ये कानून एफसीआर की तरह है, जो बाकी जमातें, वो पीपल्स पार्टी एएनपी वगैरह का जिक्र करी थी, ऑपोजिशन की पार्टीज अगर इसको चैलेंज कर देती हैं सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी, तो फिर तो कोई भी कानून नहीं होगा जो फाटा पे लागू होगा। दैट इज़ वो अपनी जगह एक और मसला। और ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फाटा, बिकॉज नाउ फाटा इज़ पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में, वहाँ जो गवर्नर साहब होंगे वो किसी भी किस्म का ऑर्डिनेंस साइन करके वहाँ कोई भी कानून लागू कर सकते हैं। और जो परवेज़ खटक साहब वाली बात उन्होंने की वो ये कि सूबाई असेंबली में उन्होंने ये कहा था कि जो निज़ाम अदल है जो वहाँ लागू होता है उसको वो नहीं छेड़ेंगे। तो उसमें वैसे भी वो बहुत सारी चीज़ें वही थी जो ड्रैकोनियन लॉज थे, जो है ना, देखो तो वो भी तो एक लिमिटेड एरिया में है जो है पाटा, यस बिल्कुल प्रोविंशियल, बिल्कुल आ गई समझ। मालाकंड, हाँ बिल्कुल सही है, उधर बनता है, दीर कह लो, सवात कह लो, यू नो। लेकिन मैं वही जो कह रहा था, मौलाना साहब भी कह रहे थे कि इस कानून में जो एक उनको इशू था कि पाटा के जो एरियाज हैं और बलोचिस्तान के कुछ एरियाज हैं उनको भी इसमें मिला दिया गया, तो वो यही वाली बात। तो मैं आपको भी समझा देता हूँ वो क्या सीन है जी। 12 कॉल ले लें पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मुजाहिद साहब, आपने अभी मारवी सहमद साहिबा को लिया था फाटा की मर्जर के हवाले से जी, उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। जी जरूर जरूर जी। मेरे ख्याल में देखें, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के, उनको थोड़ा सा मद्देनजर रखने की जरूरत है। ये एक बड़ी लैंडमार्क लेजिस्लेशन हुई है एंड लेट्स नॉट बी टू स्केप्टिकल टू सून अबाउट इट। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें फाटा रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट, तो उसमें 20,000 पुलिस को ट्रेन करने की बात की गई है। ठीक, थाने बनाने हैं, आपने अदालतें बनानी हैं, रिक्रूटमेंट्स करनी है, गवर्नमेंट के स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी है। 20,000
तो ये ऑल ऑफ ए सडन एक दिन में तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। 2 साल का पीरियड, ग्रेस पीरियड जो है वो इसमें रखा गया था ना, ऐसी बात तो नहीं है कि कल से ये सब चीजें हो जानी उस वैक्यूम को आप किस लेजिस्लेशन के तहत फिल करेंगे, बात ये है ना। जो अभी ऑर्डिनेंस है वो बहुत वैलिड आपको कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर बस इसीलिए 2 साल का ग्रेस पीरियड उसमें डाला गया था ना कि 2 साल लगेंगे। तो बाबा जब तक वो 2 साल का ग्रेस नहीं, आप मुजाहिद साहब गालिबन ये कह रहे हैं कि 2 साल क्या होगा वो कि इन 2 सालों में जब तक मिसाल के तौर पर ये 20,000 पुलिस वाले नहीं आ जाते, मैजिस्ट्रेट वहां पे तैनात नहीं हो जाते, और उस वक्त तक के लिए इस कानून का होना जरूरी था जिस पर कल सदर साहब ने इससे बेहतर कानून हो सकता था, मकसद ये है ना बुनियादी। क्राइम हो जाता है। ठीक, आपके पास ना खाना है नहीं, मैं आपकी मुजाहिद साहब आपने जो बात फरमाई है वो रोजमर्रा के रियासती अमूर को निपटाने के हवाले से मैं समझता हूँ काफी सेंस बनाती है। वो मालवी साहिबा का भी बात यही कर रही थी कि अगर वो चैलेंज हो गया तो फिर तो कोई कानून ही नहीं होगा ना वहाँ, फिर 2 साल हो या 5, मतलब जरूरी नहीं है। व्हाट डू यू डू देन? अरे बाबा 2 ऑप्शन होते हैं ना, आप दरखास्त करते हैं कोर्ट से, ये तो एक मफरूज़ा है कि जी हम इस कानून को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक, और आप जब तक ये तय नहीं कर लेते कि हमारी फरियाद दुरुस्त है, आप बराए मेहरबानी इस कानून को सस्पेंड कर। वो देखने की बात है फिर कि अदालत उस पे क्या कहती है। ये अदालत की सवाबदीद है हाँ कि वो एक्सेप्ट कि वो उसको स्टे देती है या कहती है कि जी ये कानून आप चलने दें क्योंकि ये पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है, सदर साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है, आप इस पे अमल दरामद होने दें। मीनवाइल हम आपके आर्गुमेंट सुनते हैं कि आपकी दानिश में ये क्यों खिलाफे आईन है वगैरह। फाइन, ये एक लाइक्लीहुड है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह आप पेश आए। कोई नहीं कह सकते। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। तो एक बात जो है वो बहरहाल वाज़ेह हो रही है, और मैं वैसे ज़ाती तौर पर मैं यानी बुरा न मानना, यानी गवर्नेंस के डे टू डे प्रैक्टिकल इश्यूज को ज़हन में रखते हुए मेरा ख्याल है कि ये शायद होना था। यानी ये कन्फ्यूजन शायद होना था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जल्दी में ना भी होता तो फिर भी ये कंफ्यूजन हो जाता? नहीं, शायद नहीं, जल्दी में ना अगर होता, कोई अच्छी कानून साजी प्रॉपर्ली कर लेते तो शायद। कि कब आपको याद है ये रवाज वाला कब आया था? नहीं, कब आया था भाई? बहुत बहुत पहले आया था। राइट, ओके। उस वक्त ये लोग मुतालिबा करते, वहां पे तकारीर होती, उन दिनों झगड़ा दूसरा पड़ गया, वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म, याद है ना। अब इसमें एक और भी मसला है, जो मुसीबत यह है कि खुल के कोई नहीं करता। मारवी बीबी ने जैसी बात की है, सलीम साफी जो के पायनियर है, जिसने सबसे पहले बेचारे ने इस इंतजाम के लिए दिन रात एक कर दिया, वो भी बहुत दिनों से इशारों किनारों में ये कह रहे थे कि मसले बनेंगे, कि नहीं, कि जी परवेज खटक साहब अच्छा मामले को सैबोटाज कर रहे हैं। वो तो जब चला गया बस सूबे में, तो अब मारवी बीबी से थोड़ी सी गुफ्तगू करने के बाद अंदाजा हुआ कि कैसे बात समझी हो तुम। अब मतलब के साफी की बात मुझे अब समझ में आ रही है, मारवी की बात से समझ में आई है कि वाई इसमें एक और बातें भी हमें को वो पेशावर से कॉल है, शायद वो हमें प्रॉपर गाइड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी भैया, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी फाटा जम हो गया है ना असेंबली और सदर से, अभी उसका क्या रह गया? क्या मतलब क्या रह गया? नहीं देखिए, एक तो जम हो गया ना, लेकिन जम होने के बाद वाला जो मसला होता है वो ये होता है कि क्या वहां पर वही कवानीन आज के दिन या हफ्ते बाद या 1 महीने बाद लागू होंगे जो इस्लामाबाद में है। देखो बात यह है ना कि ये जो तुरखाम रोड है ना, इधर ये खैबर एजेंसी वाला जी, इसमें 1 महीने का करोड़ों रुपए जो ना उससे कमाते हैं, पर्टिकुलर एजेंट हो गया और ये तहसीलदार हो गया, और ये करप्शन जो कर रहे हैं ना, ये कहाँ जाता है? ये पूछना चाहता हूँ मैं, ये पैसे जो है ना किधर जाता है? ये भाईजान मुझे तो वैसे पता नहीं चला, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ की पोस्टिंग के लिए मैं 1-2 अफराद के बारे में सुना था,
कि वहाँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफ़ी खर्चा होता है, और ज़ाहिर है खर्चा जब किया जाता है फिर वापस भी आता है कोई पोजीशन लेने के लिए, तो फिर अब बड़ी क़ुव्वतें होती हैं। लेकिन वो आपका फरमाना बिल्कुल बजाय है, लेकिन ठीक है जी, खैबर एजेंसी में पोस्टिंग से बहुत फ़वायद हो जाते होंगे, लेकिन साउथ वज़ीरिस्तान जाने में तो बहुत दिल घबराता होगा ब्यूरोक्रेट्स का। ऐसी बात हर जगह तो नहीं है। वो जिक्र किया है तो डेरा इस्माइल खान से ही कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। नुसरत जावेद साहब, मैं कैसर रहीम बोल रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से। जी भैया। और मेरे 20-22 साल का तजर्बा है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रहने का। जिला अदलिया से मेरा ताल्लुक रहा है। अच्छा जी, वेरी नाइस। आप तो बल्कि हमें आप गाइड कीजिए, हमें समझाइए ये बात। जी बिल्कुल, ये जो अभी मैं इनकी मारवी साहबा की बातें भी सुन रहा था और आपकी भी, ये बिल्कुल एक सही बात है कि अगर एक काम हुआ है लेकिन उसके लिए होमवर्क नहीं किया गया, और यानी ये नेचुरली है कि जब 2 जून को ये होगा तो क्या उसका मतलब अगर कोई क्राइम वहाँ कमिट होगा तो क्या होगा, उसको कौन संभालेगा? सही, हाँ यही सवाल। डीसीबीसी तो वहाँ है नहीं, वहाँ तो पॉलिटिकल एजेंट और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर बैठे हुए हैं। नहीं तो सर, अगर उसी कोई फर्ज करे आपने असिस्टेंट कमिश्नर कह दिया या डीसी कह दिया, हाँ, लेकिन उसका मुस्तर जावेद साहब एक हल है। हाँ, वो हल बताइए। हल ये है कि जैसे हमारी तरफ अभी एक रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक जिला बना है जिसका नाम है काला ढाका। जी जी, काला ढाका। हाँ, वो भी इसी तरह था। वहां पर कोई सेटअप नहीं था, ना जुडिशरी का था, ना पुलिस का था, ना अदलिया का था। तो उसका ये हल निकाला गया पेशावर हाई कोर्ट में। हमने उसकी एक तजवीज दी कि जी आप इस काला ढाका की जो जितना भी काम है फॉर द टेम्पररी एडजॉइनिंग जिले के हवाले कीजिए। ओके। जैसे काला ढाका का एडजॉइनिंग जिला था मानसेरा। सही। नहीं, लेकिन भाई एक मिनट साहब, इस पे लेकिन मुझे ख्याल आया ना, अगर फर्ज करें कि आपका यही फॉर्मूला, मैं खुदा न खास्ता आपके तजुर्बे से सीखना चाह रहा हूँ, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, फाटा में अप्लाई किया। फर्ज करें कि आसानी के लिए हम कहें कि जी जमरोत का फिलहाल जो इंतजाम है एडजेसेंट मुल्हिका जिला बन गया पेशावर, तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा? बिल्कुल मुमकिन हो सकेगा, बिल्कुल। उस तो जुडिशरी टेकअप करने के लिए तैयार है। वो तो अगर आप देखें, जिस तरह आप टांक देखें, वाना अटैच है, ठीक है, तो मतलब ये कि टांक उसके वो मुतबादिल उस वक्त तक ले सकते हैं जब तक अपने हालात वो ना। मैं जी आई विश के मैं आपके साथ और तफसील से बात कर सकता, लेकिन मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है कि हमारा वक्त खत्म हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन करके हमें बहुत यानी प्रैक्टिकल किस्म की बातें, कुछ वे आउट्स बताए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। और साथ ही वो कह रहे हैं कि शदीद टक। चलें जी, क्लोज करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ऑब्वियसली इस इशू को उठाते रहेंगे भारत। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।